हेलो बच्चों। आप सभी लोगों का वेलकम है और आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत भी करते हैं। हम लोग आज टॉपिक लेकर आए हैं वेक्टर अलजेब्रा। ये हमारा क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। तो बेसिकली ये वेक्टर अलजेब्रा जो आप देख रहे हैं, इस वेक्टर अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं आप लोग? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आपका ये वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में आप क्या पढ़िएगा? वेक्टर को जोड़ना, उसको घटाना, उसको गुना करना। हाँ, डिवीजन ऑफ वेक्टर हमारा पॉसिबल नहीं होता है। तो बेसिकली हम लोग इसी चीज को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, जनरली इस चीजें को आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा और इस चैप्टर का जो एप्लीकेशन है आपको फिजिक्स में ही देखने को मिलता है। और हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा वही फिजिक्स वाली बात करते हैं। और आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को डेफिनेशन के आधार पर दो भागों में क्लासिफाई किया गया था। एक तो हमारा होता था स्केलर क्वांटिटी। क्या होता था हमारा? एक स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा जो होता था हमारा, वो होता था हमारा वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता था? वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? क्वांटिटी क्वांटिटी विच हैज क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। वैसा क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, वैसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूं, मेरी हाइट कुछ 5.4 इंच 5 फुट 4 इंच रही होगी। तो मेरा ये क्या है? 5.4 इंच जो आप देख रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। हम बोलते हैं 10 वॉट, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। हम बोलते हैं वॉल्यूम, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कहते हैं एरिया, क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है, यह स्केलर क्वांटिटी है। तो वैसी क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए एरिया को, हमने ले लिया, हमने वॉल्यूम को ले लिया, है ना? हमने वॉल्यूम को ले लिया, ठीक है ना? हमने टाइम को ले लिया। ये सब हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होता है क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction is called vector quantity, is called vector quantity। वैसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे ही हम कहते हैं कि हम ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो एक चीज यहाँ पर दिमाग में चल करके आती है, वो डायरेक्शन का सेंस आता है। और हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हम लोग जो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ब्लॉक के ऊपर, वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। और जहां पर मतलब कि क्या हुआ, हमने ब्लॉक के ऊपर फोर्स तो अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया था? 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन हमारा मैग्नीट्यूड हुआ, और किस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया, ठीक है ना? तो ये आपका डायरेक्शन को बताया। मतलब वैसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना? हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो किस डायरेक्शन में कोई बॉडी डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है ना? हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की,
तो आपका ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और आप सारे लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ये कुछ अगर एग्जांपल की बात हम लोग करते हैं तो एग्जांपल में हमारे पास हो जाता है फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, है ना, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने देखा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूं कि आपने जो पढ़ा था ना टाइम, है ना, करंट, ये सारे के सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटी थी और इस वगैरह को दो भागों में क्लासिफाई किया, एक को मैग्नीट्यूड के आधार पर, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर। जिसका केवल मैग्नीट्यूड था वो स्केलर क्वांटिटी हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन था वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो आपने वेक्टर को तो सीख लिया, अब भैया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अब हमारे पास में आती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये हमारा कोई लाइन है, क्या बेटा हमारा ये कोई लाइन है, और अगर इस लाइन में एक एरो हेड लगा देते हैं, इस लाइन में एक एरो हेड लगा देते हैं, तो ये लाइन बताती है कि ये लाइन हमारा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, ये लाइन हमारा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। वही सिमिलरली ये हमारा कोई लाइन है और इसमें नीचे की ओर अगर हम एरो हेड लगा देते हैं तो ये हमारा लाइन बताती है कि हमारा नीचे की ओर जो हमारा लाइन है ये कंटिन्यू है, नीचे की ओर हमारा लाइन ये बढ़ रहा है। समझ में, ये एरो हेड इस तरह का इंफॉर्मेशन हमें देने का काम करता है। अब जो ये लाइन में जब ये एरो हेड लगा देते हैं तो ये लाइन नहीं, अब ये डायरेक्टेड लाइन बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, डायरेक्टेड लाइन। वैसा लाइन जिनमें से इन दोनों में से कोई एक एरो हेड को अगर हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो वह लाइन हमारा डायरेक्टेड लाइन बन जाता है। क्या नाम हमारा हो गया, ये हमारा हो गया डायरेक्टेड लाइन। कोई दिक्कत नहीं ना। और सोचो कि अगर इसी लाइन में अब अगर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि यही हमारा लाइन है और ये लाइन हमारा ए से लेकर के बी तक, ए से बी है, तो इसमें देखो ये ए बी हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट है। और इस लाइन सेगमेंट क्या है, इसमें हमने एक एरो हेड लगा दिया। तो जब ये लाइन में आपने एरो हेड लगा दिया तो आपका बन गया था डायरेक्टेड लाइन। जब उसी प्रकार लाइन सेगमेंट में आप इन दोनों में से किसी भी एरो हेड को प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका, ये अब बन जाता है डायरेक्टेड लाइन। तब ये हुआ, ये बन जाता है आपका डायरेक्टेड, ये बन जाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी को हमने कहा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब देखो जब कभी भी, अब देखो ये ए बी हमारा हो गया, कुछ ले लो, ये हमारा ए बी है, ये भी हमारा क्या हो गया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। सॉरी ये बी लाइन सेगमेंट है क्योंकि बी से हमें आया, एरो इधर बता रहा है। चलो हमारे पास एक ए बी है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। तो ये जो पॉइंट ए को आप देख रहे हो, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का ये कहलाता है इनिशियल पॉइंट। ये क्या कहलाता है, इनिशियल पॉइंट कहलाता है। और ये जो पॉइंट बी देख रहे हैं, इस पॉइंट बी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। और इसी जो इनिशियल पॉइंट को आप देख रहे हैं इसे हम लोग टेल भी कहते हैं। ठीक है, और टर्मिनल पॉइंट को हम लोग हेड भी कहते हैं। कोई दिक्कत, तो इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट हो गया। और ये दोनों के बीच, ये जो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो बस कुछ क्षण के लिए रुकिए, मैं फिर बताता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है।
तो इनिशियल पॉइंट हुआ, ये टर्मिनल पॉइंट हुआ। अब बारी आती है कि भैया वेक्टर को हम लोग, इसका नोटेशन क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो ये क्या था हमारा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए से बी था, इसको हम लिखेंगे ए बी वेक्टर। और उसके ऊपर जब ये एरो लगाएंगे, ध्यान देना है कि टर्मिनल पॉइंट के ऊपर आपका इनिशियल साइड होना चाहिए, सॉरी इनिशियल पॉइंट के ऊपर इनिशियल साइड होना चाहिए, और टर्मिनल पॉइंट के ऊपर आपका इसका टर्मिनल साइड होना चाहिए। ठीक है ना, सॉरी कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, टर्मिनल साइड नहीं टर्मिनल पॉइंट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास विद्यार्थी एक्चुअली होते नहीं है और थोड़ी सी कैमरे के सामने बोलना होता है, थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग भी वेक्टर ए बी को इस तरह से भी हमारा रिप्रेजेंट इसको कर देते हैं। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब इसके बाद जो हमारा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्या रहा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और अभी हम जिक्र कर ही रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को लेकर के कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता क्या है। तो हमने बताया कि द लेंथ बिटवीन ए एंड बी, जो लेंथ बिटवीन ए एंड बी मतलब क्या, जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो लेंथ है वही आपका वेक्टर के लेंथ को बताता है ना। द लेंथ बिटवीन initial and terminal point, initial and terminal point is known as magnitude of vector। और इसको सिंबॉलिकली से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए का मॉड के अंदर रख दो तो ये बता देता आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना एक नोट पॉइंट कि ना, कि मोड एट ए बी कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। क्यों भैया, क्योंकि लेंथ इज नेवर नेगेटिव, लेंथ इज नेवर नेगेटिव। क्योंकि मोड ए बी वेक्टर क्या बता रहा है, मोड ए बी वेक्टर बता रहा है इस ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। और आप कह रहे हो कि ए बी वेक्टर है ये लेस देन 0 है, तो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। समझ में आया। तो इसी कारण से हमारा वेक्टर ए बी लेस देन 0 का जो लिखते हैं यह हमारा हो जाता है मीनिंगलेस। क्या होता है हमारा ये बेटा, मीनिंगलेस होता है, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं रह जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले इस टॉपिक में उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। अब देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसको समझते हैं। और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने क्लास 11th के 3 डायमेंशनल चैप्टर में भी लिया होगा कि हमारे पास क्या था कि 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। आप देखो तो बेटा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। और 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हम बना लेते हैं इसको कुछ ये है। तो बेटा वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है ना, ये विजुअलाइजेशन का चीज है, इमेजिनेशन का चीज है। आप कितना इमेजिन कर पाते हो ये बेस्ड आपके इमेजिनेशन के ऊपर। जितना ज्यादा इमेजिन करोगे उतना ज्यादा आप समझोगे। चलो, ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में एक ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट आपका 0 0 0। ठीक है, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमने एक पॉइंट पी लिया है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका एक्स वाई जेड। और पूछा जा रहा है कि बताओ यहाँ पर पी का पोजीशन वेक्टर को हमको डिफाइन करना है। तो यही जो ओपी वेक्टर हुआ, मतलब ओ से पी वेक्टर हुआ, ये आपका बता देता आपका पोजीशन वेक्टर को बताता है। द वेक्टर ओपी इज नॉन एज पोजीशन वेक्टर। मतलब क्या हुआ, किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट को अगर आप क्या करते हो, इन ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हो, ठीक है ना, तो क्या बताने लग जाता है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को बताने का
काम करता है। ठीक है, तो ओपी आपका क्या हो गया, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, है ना। द वेक्टर ओपी ओपी द वेक्टर ओपी the vector OP having O and P has its initial and terminal point respectively is known as position vector of किसका, पॉइंट पी, किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। यही हमारा क्या था, पोजीशन वेक्टर। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को रिमाइंड करके फिर से आप देख लें, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। यही हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब कि अब वेक्टर किसका लेंथ क्या होगा, तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप इस मैग्नीट्यूड को भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस में लगाए क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये बता दिया इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बताया, किसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगर निकल गया, अगर इस पोजीशन वेक्टर ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है, तो उसका जो OP का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, तब तक वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बेटा वो है हमारा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इसका जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसका बहुत ही डिटेल में इसका हम लोग एनालिसिस को हम लोग करेंगे कि क्या डायरेक्शन रेशियो होता है और क्या डायरेक्शन कोसाइन होता है, इन दोनों के बीच के रिलेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। बट इतना याद रखना है कि जो टॉपिक हमारा चल रहा है वेक्टर, इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आपका अगर वेक्टर नहीं कंप्लीट है तो जब एक्सरसाइज 11 करिएगा, चैप्टर 11 करिएगा, तो उसको करने में आपको दिक्कत होगी। तो नाम का वो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, लेकिन एक्चुअली वह भी वेक्टर का ही पार्ट है। ठीक है, देखिए हमारे पास अब एक ये है, ये थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम लोग देखते हैं इसको, कुछ डायग्राम देखो, कुछ ये रहा हमारा डायग्राम। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा है वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। अब देखो ये हमारा ओपी वेक्टर है, जिसका पी का कुछ ले लो, ये आपका एक्स पी एक्स वाई जेड है। ये ओपी वेक्टर जो है, ये देखो तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल को बना रहा है। हमने बताया था कि इसको इमेजिन कर करके देखो, तो ये जो ओपी वेक्टर आप देख रहे हो, ये ओपी वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, इन तीनों के साथ आपका कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो ये मान लो कि ये ओपी वेक्टर जो है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया, जेड एक्सिस के साथ हमारा गामा एंगल बनाया। तो ये जो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा हुआ, इसको हम जानते हैं क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल। और इन्हीं डायरेक्शन एंगल का कोसाइन, डायरेक्शन एंगल का कोसाइन क्या रहेगा हमारा, कोस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन
कोसाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। इसको हम लोग एल, एम और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज डायरेक्शन कोसाइन, ये हमारा है। ठीक है, चलो ये तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। कौन कौन हो डायरेक्शन कोसाइन, तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि ये ओपी वेक्टर देखो है ये, और ये देखो ये वाई एक्सिस है, और उस पर देखो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये दोनों मार्कर के बीच देखो बेटा ये एंगल बन रहा है, यही एंगल कुछ आपका बीटा है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओपी वेक्टर आपका है। ठीक है, और यहां पर ये परपेंडिकुलर है। ये देखो राइट, कुछ यहां जो फिगर जो कुछ बन रहा है, फिगर आपका ये था कुछ आपका, देखो ये ओपी वेक्टर था ये। ठीक है, ओपी वेक्टर में देखो ये आपका क्या था, वाई एक्सिस था, और वाई एक्सिस पर देखो ये परपेंडिकुलर था, तो ये देखो क्या बना था आपका 90 डिग्री बन रहा था, ये एंगल आपका कुछ बीटा था, ये लेंथ आपका कुछ वाई था, और ये आपका क्या था, ओपी वेक्टर का आपका ये कुछ मॉड था। तो cos बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो cos बीटा को आप लिख सकते हो y अपॉन मॉड ऑफ p लिख सकते हो, क्योंकि cos बीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हम लोग लिख सकते हैं क्या इसको, y अपॉन मॉड ऑफ p। ठीक है ना, अब मॉड ओपी को आप लिख दो मॉड आर भी आप इसको, या फिर वेक्टर आर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां वेक्टर आर का मतलब बता देता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी है आपका, जो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल होता है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ओपी यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने सीखा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। उसी प्रकार कॉस अल्फा भी क्या हो जाएगा, है ना, यहां पर भी देखो कॉस अल्फा भी अगर है तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसके ऊपर ये देखो ओपी जो आपका बनाएगा, ये ओपी क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, यहां पर भी अल्फा के साथ भी कुछ इसी तरह का केस हो रहा होगा, और गामा के साथ भी कुछ उसी तरह का केस हो रहा होगा। ठीक है ना, तो कॉस अल्फा को भी लिख सकते हैं आप एक्स बाय आर, और कॉस गामा को भी हम लोग लिख सकते हैं वाई अपॉन आर। तो आपने क्या देखा कि L बराबर आया हमारा x अपॉन आर, y बराबर हमारा आया आपका y अपॉन आर, सॉरी m बराबर आया y अपॉन आर, और n बराबर हमारा है z अपॉन आर। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा LR, है ना, y बराबर हो जाएगा आपका MR, ठीक है ना, और z बराबर आपका हो जाएगा NR। ठीक है ना, तो ये जो आपका LR, MR और NR ये जो है ये आपका कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। क्या कहलाता है हमारा, डायरेक्शन रेशियो। और इसी को LR, MR, NR ना लिख करके हम लोग इसको ABC से भी लिखते हैं, जो कि ये भी क्या बताता है, यह भी डायरेक्शन रेशियो को ही बताता है। ठीक है, ये भी हमारा डायरेक्शन रेशियो को ही बताता है। और इन सारे चीजों में एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को हम लोग कहते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। जो भी हमारा डायरेक्शन कोसाइन है उसका स्क्वायर का सम 1 के बराबर होगा, लेकिन ऐसा मत समझे कि डायरेक्शन रेशियो के भी स्क्वायर का सम आपका 1 होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, और हम कोशिश करेंगे इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की। ठीक है, तो ये हमारा था डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर आता है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर ये कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, देखते हैं लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, फोकस करते हैं लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर। क्या है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो हमारा सबसे पहला जो वेक्टर होता है ये हमारा होता है जीरो वेक्टर। क्या होता है हमारा, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसको कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं वैसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो, जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो। अब जीरो मैग्नीट्यूड कब होगा, जब उसका, जैसे देखो ये वेक्टर अगर है, ये इसका इनिशियल पॉइंट इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो देखो इसके बीच क्या हो गया, कुछ लेंथ हो गया, तो ये जीरो लेंथ कब होगा, ये लेंथ जीरो कब होगा, जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड करेगा, तभी हमारा इसका जीरो लेंथ होगा। इसका मतलब क्या कि जो भी जीरो वेक्टर होता है उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट इसका
होता है, ठीक है ना। द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड नॉन एज, नॉन एज, क्या इसको हम लोग कहेंगे, जीरो वेक्टर, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे। और नोटेशन अगर इसका देखना चाहो तो नोटेशन इसका जीरो वेक्टर ऐसे लिख सकते हो, या ए वेक्टर लिख सकते हो, या बी वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। जीरो वेक्टर के बाद से हमारा दूसरा जो वेक्टर आता है हमारे, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई, मतलब एक। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड नॉन एज, नॉन एज यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। और इसका अगर नोटेशन देखना चाहें तो यूनिट वेक्टर को हम लोग ए के ऊपर एक टोपी पहना दो, मतलब एक कैप इसको पढ़ते हैं, इससे हम लोग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी तरह की जो हमारी वेक्टर होती है इसको हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। अब ये कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, तो कोइनिशियल वेक्टर कहता है दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका सेम इनिशियल पॉइंट होगा, दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका सेम इनिशियल पॉइंट होगा उसको हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट known as कोइनिशियल वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे देखो तो ये हमारा, देखो ये ओ ए वेक्टर है, ये ओ बी वेक्टर है, ये हमारा देखो ओ सी वेक्टर है। ये सारे वेक्टर का क्या देख लो, सेम इनिशियल पॉइंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोइनिशियल वेक्टर। इसके बाद चौथा तरह का जो हमारा वेक्टर होता है हमारा कोलिनियर वेक्टर होता है। क्या होता है हमारा ये कोलिनियर वेक्टर। समझेंगे कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। तो कोलिनियर वेक्टर होता है वैसा वेक्टर, ठीक है, जो किसी, जो सेम लाइन के पैरेलल हो, दो या दो से अधिक वेक्टर जो सेम लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का आपका क्या पैरेलल हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, उसका डायरेक्शन क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर लाइंस हम लोग का कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स parallel to, parallel to the same line irrespective of their, irrespective of their magnitude and direction, magnitude एंड डायरेक्शन। ऐसा जैसा कुछ है नहीं इस चीज में, लेकिन बस लिख दे रहा हूं। और बेसिकली जब मैं हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम लोग कंडीशन कोलिनिटी वगैरह भी करेंगे, तो वहां पर हम लोग कोलिनियर वेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से और भी शानदार तरीके से डील करेंगे। तो सबसे पहले आप इतना लिखिए, फिर हम लोग वीडियो को पॉज करिए, लिखिए इसको। दूसरा हमारा होता है हमारा इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर है, इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर है, टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल। इसको इक्वल कब कहेंगे, इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, सेम, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इक्वल वेक्टर की श्रेणी में हम लोग रखेंगे। तीसरा होता है हमारा निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, है ना,
निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। आप समझते हैं भाई कि निगेटिव ऑफ ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे हमारा ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये ओ ए, ये कोई हमारा वेक्टर है, और इस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर यदि हमको लिखना है तो इस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर देखो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो कुछ नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड को तो एज इट इज रहने दो, बस इसका सिर्फ क्या करो, डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, यही आपका ओए का, ये आपका निगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहलाता है। तीसरा का बात करना, चौथा हमारा होता है फ्री वेक्टर, है ना, फ्री वेक्टर। अब समझे फ्री वेक्टर क्या होता है। तो फ्री वेक्टर होता है ना डिस्प्ले पैरेलल डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे हमारे पास ये वेक्टर है, ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है, तो बिना इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए हुए इसी वेक्टर के पैरेलली हम कहीं पर भी इसको हम रख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर हम लोग कहते हैं। जैसे वेक्टर ये है तो हम इसके पैरेलली यहाँ भी रख सकते हैं, इसके पैरेलली देखो हम यहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि जब हम लोग पैरेलली डिस्प्लेस इसको जब करेंगे तो पैरेलली डिस्प्लेसमेंट करने के वक्त इसका मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर्स कहते हैं। तो फ्री वेक्टर क्या हो गया आपका, फ्री वेक्टर आपका हमारा हो गया कि पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट without changing its magnitude and direction, without changing its magnitude and डायरेक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हम लोग फ्री वेक्टर्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीजों को सीखा, ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस एक्सरसाइज 10.1 को हम लोग लेंगे, उसमें हिंट और सॉल्यूशन आपको देने का काम करेंगे। हम लोग एक स्टार्टिंग हम लोग का जर्नी इस यूट्यूब पर, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर लैक होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स होते नहीं हैं, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपका लैक होता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करके हमको बताइए और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे।